वेलकम। आज सभी साथी जो इस प्रोग्राम में आए हैं, सभी साथियों का वेलकम है। और आज का जो प्रोग्राम है, बिहार से मधुसिद्धि मैम है और बहुत ही अच्छे और शानदार लेवल पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा आप सभी साथियों को, आप अपने बचपन को याद कर सकते हैं। और बचपन कहते हैं कि जो हमारा जो बचपन जो निकला है, उसमें बहुत सारी यादें होती है। तो मैं नाम की जानकारी मुझे नहीं है, शायद ये सर के कर दिया। तो ये एक जन्मदिन का कुछ प्रोग्राम था और मैडम फील्ड वर्क के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ और गवर्नमेंट गाइडलाइन के तहत फील्ड में भी बिल्कुल मैडम का पूरा रहता है। और अलग अलग जगह पीयूसी ओपनिंग महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, ओपनिंग के साथ साथ फीडबैक मैडम का बहुत जोरदार है और बहुत सीखने को मिलता है। इस वेबिनार में जो साथी आए हैं, 8 मार्च को मैडम ने एक बहुत शानदार वुमेन प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम को आप मैडम का जो चैनल है जाकर आप देख सकते हैं। बड़ा बिजनेस डॉट कॉम जो हमारे अ, विवेक जी बिंद्रा सर हैं, उनके इस प्रोग्राम में मैडम पार्टिसिपेंट हुए हैं। उनका जो ऑफिस है उसका ये शेयरिंग था। और अच्छे लेवल पे जाने के बाद सबसे बड़ी बात हवाई यात्रा, घूमना फिरना, मान सम्मान। और अगर आपको वाई नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक क्लियर नहीं हुआ हो किसी साथी का, तो बिल्कुल मैडम का चैनल आप देख सकते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और सभी जगह मैडम एनी टाइम लाइव रहते हैं। और मैडम का बहुत आभार आज की मैडम ने अपना समय दिया। ये एक जो 3 साल पहले का एक मैडम का प्रोग्राम था, उसमें किस पीयूसी की जगह जो थी, पीयूसी 2 स्लाइड जो ऊपर वाली है, उसमें मैडम ने पीयूसी की ओपनिंग हुई थी शायद, और वहां से वापस चेंज हुआ, यानी कि लेटेस्ट नया जो भी हुआ है, यानी फॉलोअप की यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पहली बार जब शुरुआत हुई किस रूप में था और सेकंड बार जब शुरुआत हुई तो वो किस रूप में है, वो आप देख सकते हैं। ये फॉलोअप का सबसे बड़ा महत्व है। और मैडम के दार्जिलिंग के वीडियो मैंने देखे हैं, बहुत सारा मैसेज मैडम ने दिया है। तो हमारी भी बहुत इच्छा है कि हम इस लेवल पर जाएं और इस लेवल के साथ साथ मैडम की बातों को, मैडम के जो टेक्निक और तरीके हैं उनको हम फॉलो करें। और बिल्कुल अगर हम जिम्मेदारी के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। साथियों, मान सम्मान तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा है और मिलता है पैसे के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, लर्न टुगेदर अर्न टुगेदर। टीम के साथ साथ आपको और अपनी टीम को साथ में लेकर चलना है। मैडम का बहुत शानदार कोटेशन है, ये मैडम से मैंने लिया फेसबुक से। और अलग अलग जगह मैडम के बहुत शानदार बड़े सेमिनार होते हैं, वेबिनार होते हैं, अभी डिजिटली हो रहे हैं। लेकिन जब हमारा कहते हैं कि हमारा जो सिग्नेचर जो है वो ऑटोग्राफ में चेंज हो जाता है और लोग अपने साथ लेकर सेल्फी लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मान सम्मान तो बिजनेस में है पैसे के साथ, लेकिन अगर टीम को साथ लेकर, और अगर हमारे घर वाले हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। घर वाले आरसीएम करने नहीं दे रहे हैं तो क्या करें। और ये हमारा चैट विद सुरेंद्र वस्त जी जो है हमारे डायमंड, उनका प्रोग्राम था, सेकंड प्रोग्राम जो भी लॉकडाउन पीरियड में हुआ है। तो इसमें दीपक जी बापना सर है, मधुश्री मैम है, बहुत सारे इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के जो अचीवर्स है वो है। सक्सेस स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो सीखने को मिलेगी। साथ ही मुकेश जी कोठारी जो हमारे यूएस एजुकेशन और हमारे पहले करोड़पति आरसी बिजनेस के उनके साथ ये सागर सिन्हा जी है। अगर फॉर्म टेक्निक सीखना है तो आप इनकी यूट्यूब चैनल कर जाकर सीख सकते हैं। मैं किसी चैनल का या किसी का ऐसा, लेकिन सीखने के लिए अगर अगर हम जाए तो किसी भी चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। और ये पूरा एक फ्रेंड मीट 2021 की जो अभी हुई है उसमें है। और मैडम का बहुत शानदार तरीके से अलग अलग जगह, अलग अलग, ये हमारे सुरेंद्र वजी है, डायमंड है हमारे, तो इनका भी चैनल बहुत शानदार है। इसमें हर मंगलवार को प्रोग्राम होता है। और मैडम चैट विद सुरेंद्र वज के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो मैडम को एडवांस में हार्दिक बधाई। ये टिकनिटी.com के जो है मैडम, मैं नाम भूल पा रहा हूँ, और सोच चैनल के जो है मालिक, अ, इनका मैं नाम है। और उसके अलावा इस फोटो को आप आराम से देखें, सुशीला मैम और हर्षवर्धन जी जैन। मैं गारंटी देता हूँ कि 99% जो भी प्रोग्राम लाइव या आप इस जूम वेबिनार को देख रहे हैं, उसमें 99% साथी इस
इन शख्सियत को हर्षवर्धन जी इनको फॉलो करते हैं और इनकी टेक्निक को हम यूज भी करते हैं, हमारे को बहुत सारा फायदा होता है। ये पूरी चैट विद सुरेंद्र वश की मीट जो हुई है उसमें यह शानदार प्रोग्राम रहा। और सबसे बड़ी बात है कि मैडम को उसमें सम्मानित किया गया क्योंकि मैडम ब्रांड एम्बेसडर है। और अपने से बड़े लोगों को प्लान कैसे दिखाएं, आरसीएम प्लान दिखाते वक्त किस बातों का ध्यान रखें, कौन सी 3 चीजें जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी साथियों को ऑल अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार मैडम के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू दुर्गेश जी इतने शानदार वीडियो के लिए। आपने तो पूरा 3-4 साल का जर्नी मेरा दिखा दिया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू इंटायर टीम कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है ताकि मैं आप लोगों से मिल सकूं। ये मेरी हॉबी भी है, नए नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना। मे भी किसी का माइक है ना, क्या मैं सबको भी म्यूट कर दूं? जब तक मेरा प्रोग्राम चलता है तब तक सबको म्यूट कर देती हूँ एंड फिर देखते हैं। राइट, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो चलिए मीटिंग के स्टार्ट करते हैं और थैंक यू सो मच इंटायर टीम को कि आपने मुझे मौका दिया। तो थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ कि आज की मीटिंग में क्या क्या होगा। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, आरसीएम में क्या हूँ। उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे कि आरसीएम क्यों करना है, क्या जरूरत क्या है हमें आरसीएम करने की। इतने सारे काम है बाहर में, तो फिर सब काम को छोड़ के या सब काम के करते हुए साथ में आरसीएम क्यों करना है। तो थोड़ा सा विजन के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ा सा महिलाओं के बारे में बात करेंगे कि महिलाओं को क्यों करना चाहिए बस। उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे कि इस इंडस्ट्री में लोग आते तो हैं पर आके वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो फिर क्या दिक्कत होती है कि वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। फिर हमारी कंपनी ने जो हमें एक चीज दिया है, वो डिस्प्ले वॉल जो दिया है, वो सच में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है डिस्प्ले वॉल की, इसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इस सिस्टम में क्या 2 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आपने वो 2 चीजें कर ली आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा बात करूंगी कि ऑनलाइन कैसे बिजनेस कर सकते हैं अभी, क्योंकि ऑनलाइन अभी बिजनेस नहीं किया मतलब कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। अभी का टाइम ऐसा ही चल रहा है, तो ऑनलाइन आपको बिजनेस करना आना ही आना चाहिए। तो ये पूरा ओवरव्यू है। तो चलिए मीटिंग के स्टार्ट करते हैं। पर लाइव है यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप यूट्यूब का लिंक आप शेयर कर दीजिए, उससे हो जाएगा। हाँ, तो नाम मधुश्रुति है। जब मैंने 12th की एग्जाम दी थी, एग्जाम देने के बाद मेरा जेईई मेंस भी क्लियर हुआ था और साथ में मैं एलिजिबल हुई थी एग्जाम देने के लिए, क्योंकि मैं टॉप 1% में थी। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया था, वो एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था, और मेरा जो एडमिशन था वो एडमिशन हुआ था आईजेड कोलकाता में। और आईजेड कोलकाता में मैं डीएसटी इंस्पायर फेलो थी। तो डीएसटी इंस्पायर फेलो का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट मुझे पढ़ने का पैसा दे रही थी, मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ी हूँ। तो 12th के बाद से मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर हो गया, ये सब गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप पे मैंने किया है। मतलब कि अगर इनडायरेक्ट वे में मैं बोलूँ, यानी कि मैं वैसी लड़की हूँ जो पढ़ने तक का पैसा ली है गवर्नमेंट से। तो ऐसे लड़की जो पढ़ने तक का पैसा ली है गवर्नमेंट से, जब वो काम करती तो ऑब्वियसली पैसा लेती ही लेती। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर बीच पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो क्वेश्चन मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिए कि सच में मैं जो कर रही हूँ वो करना ठीक है या कुछ अलग चीजें करनी होगी। तो मैंने थोड़ा सोचा, मेरी अपलाइन का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। अपलाइन ने मुझे बहुत ज्यादा बताया कि किस तरीके से जो समय है वो बदल रहा है, और समय के साथ अगर मैं नहीं बदली तो हो सकता है मैं पीछे रह सकती हूँ। तो जब मैंने सुवाई को देखा और मुझे भरोसा नहीं हुआ था कि हाँ सच में ऐसा होता है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग करना है क्या। तो लेकिन अगर आपको कोई बार बार बोल रहा है, तो आपको ये सोचना होता है कुछ तो करना होगा ना, कुछ तो आंसर देना होगा ना। तो फिर मैं ये आंसर देने के लिए कि मैं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूं, क्योंकि जो मेरे अपलाइन थे, मेरे जो मोहन प्रसाद सर हैं, तो उन्होंने मुझे बार बार बोल रहे थे कि तुम्हें करना है, करना है, करना है, करना है, तुम्हारे लिए अच्छा है, समय के अनुसार अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें करना है। तो मैं कुछ ऐसे सोच रही थी कि मुझे कोई ना कोई रीजन देना होगा कि मुझे नहीं करना है आरसीएम। और उस रीजन को ढूंढने के लिए मुझे एक अच्छा सा रीजन ढूंढना था। उस रीजन को ढूंढने के लिए मैं गई इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे जाके मैंने ढूंढना स्टार्ट किया कि मुझे क्यों नहीं करना है नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे क्यों नहीं करना है आरसीएम। और वो रीजन ढूंढते ढूंढते मैंने ग्लोबली जब डेटा देखा, चाहे वो यूएस का डेटा हो, चाइना का हो, मलेशिया का हो, इस सब का डेटा देखा, नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री मैंने चेक करी, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करता है, इंडिया में क्या स्कोप है,
वो सब चीजें देखने के बाद मैं तो गई थी ये ढूंढने के लिए कि मुझे क्यों नहीं करना है आरसीएम, पर मुझे वो रीजन मिल गया कि मुझे क्यों करना है आरसीएम। तो इसलिए कभी भी आपका डाउट है ना कि मुझे करना है कि नहीं करना है, तो ये आपका डिसीजन है, ऑब्वियसली आपका डिसीजन है, पर वो रीजन ढूंढिए कि आपको करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। और जब आप ये रीजन ढूंढ के उसके बाद विजन के साथ लगते हैं ना, तो फिर अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त कोई भी आपको रोकने वाला टोकने वाला नहीं होता है। और अगर रोकता टोकता है भी तो फिर आपके अंदर वो ताकत होती है, आप ये बोल सकते हैं कि मुझे ये कारण से कर रहा हूँ। और अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो फिर आप उसको इग्नोर कर देते हैं और अपने आप को एकाग्र करके कंसंट्रेट करके आप लगे रहते हैं और कामयाबी निश्चित रूप से मिलती है। लेकिन वो रीजन क्लियर होता है तो, वो विजन क्लियर होता है तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। कॉलेज में थी और कॉलेज में रहते हुए मुझे वो रीजन मिला कि मुझे क्यों करना है आरसीएम। उस रीजन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, और उस रीजन को ध्यान में रख के मैंने बिजनेस करना स्टार्ट करा। और बिजनेस करते करते बीच में बहुत सारी परेशानी आई, पर लर्निंग एटीट्यूड था। बस मन में ये था कि नहीं आता प्लान दिखाना, सीख लेंगे। रिजेक्शन फेस करना नहीं आता, सीख लेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता, सीख लेंगे। फॉलोअप नहीं आता, सीख लेंगे। जो जो नहीं आता है सब सीख लेंगे, चाहे अपलाइन सिखाएंगे, चाहे टीम सिखाएगी, चाहे ऑनलाइन सीखेंगे, चाहे बड़े बड़े ट्रेनिंग में जाके सीखेंगे, चाहे हमारे कोर लीडर सीखेंगे, चाहे कंपनी की तरफ से जो प्रोग्राम होता है उससे सीखेंगे, लेकिन सीख लेंगे। ये एटीट्यूड जो है ना सीखने वाला था कि सीख लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ हमेशा कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है। जब हम लोग पैदा होते हैं तभी से सब कुछ सीख सीख कर ही तो करते हैं। तो अगर आज से नहीं आता, कुछ नहीं आता तो सीख लेंगे। और सीखते सीखते करती गई, और सीखते सीखते जब करती गई टीम बनती गई, और टीम बनती गई फिर टीम को सिखाते गए, और सिखाते 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 आज स्टार पर्ल के मुकाम पे हूँ। लगभग 28 लाख का टर्नओवर पर मंथ का होता है, 28 लाख का पर मंथ का टर्नओवर होता है बीवी में। और ये 28 लाख का टर्नओवर होता है, ये उतना मायने नहीं है। ये 28 लाख का टर्नओवर पार्ट टाइम में एक 23 साल का लड़की का हो रहा है, ये सिस्टम का कमाल है और ये ज्यादा मायने रखता है। ये 28 लाख का टर्नओवर मंथली में 23 साल की लड़की का पढ़ाई करते करते, खेल में बिजनेस करते करते हो रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। तो 28 लाख का लगभग टर्नओवर हो रहा है। और मंथली इनकम की बात करूं तो स्टार फंड का आप इनकम जानते ही है, लगभग 70,000 का प्लस का इनकम रहता है। और वो इनकम अभी मैं ले रही हूँ। जिस उम्र में बच्चे सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, 20-30 हजार रुपया कैसे कमाना है, उस एज में मेरे टीम में ऐसे लगभग बहुत सारे लोग हैं जो 20-30 हजार रुपया, 40 हजार रुपया, 50 हजार, 60-70 हजार रुपया आराम से कमा रहे हैं। ये सिस्टम का कमाल है, ये आरसीएम का कमाल है। तो ये सिस्टम आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन ये सिस्टम आप क्यों करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और इस चीज को दिखाने के लिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा, और पहली प्रेजेंटेशन में वेलकम लीडर्स करके आपको दिख रहा होगा। तो फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के वेबिनार में। और आज के वेबिनार में अगर आप आए हैं, और इस वेबिनार में आने के बाद और इससे पहले भी अगर आपके अंदर सपना है, आप एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं, अनलिमिटेड इनकम लेना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहिए कि बस 5 साल 6 साल काम कर लो, उसके बाद पैसे आते रहे आते रहे आते रहे, आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं। आज के टाइम पे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा वर्ड हो चुका है। आज के टाइम पे जिस तरीके से लोगों ने फैमिली को खोया है, एक अर्निंग मेंबर को खोया है, लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो काम अगर खुदा न खास्ता कभी ना कभी कुछ ऐसा होता है तो मेरे पास एक ऐसी इनकम हो जो इनकम मेरी फैमिली तक डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए, और कभी भी मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का हाथ ऐसे ना हो, मांगने वाला ना हो। ये ना सोचे कि अब क्या होगा, अब जीना मुश्किल है, अब तो खाने लायक पैसा नहीं है। ये वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। आपके पास हेल्दी लाइफ और वेल्दी लाइफ दोनों होना चाहिए। तो आज के टाइम पे जब लोग बोलते हैं इम्यूनिटी, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमें बढ़ाना है, और आज से हम ये कई साल पहले से कह रही है। तो हमें एक हेल्दी लाइफ भी चाहिए प्लस वेल्दी लाइफ भी चाहिए, मतलब हमें दोनों चाहिए। और दोनों लाइफ आपको आरसीएम देती है, और साथ में आपको एक नाम, इज्जत, शोहरत, वो पहचान, वो सब कुछ यहाँ पे देती है। यानी कि ये सब कुछ, ये सारा का सारा चीज अगर आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए और एक साथ चाहिए, तो वो एक साथ आपको यहाँ पे मिलता है वो आश्रम में। तो अगर ये सब कुछ आपको एक साथ चाहिए तो आज मैं स्वागत करती हूँ कि आइए आश्रम में मिलके काम करते हैं और बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करते हैं, और साथ में ये सब कुछ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग लेते हैं। लेकिन ये तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक कि आप ये निश्चित ना कर ले कि मुझे आरसीएम करना है, और करना है तो ऐसे करना है कि कोई भी आके रोके
हम उसे धक्का देके निकल जाएंगे, उसको या तो समझा करके साथ लेके निकल जाएंगे, पर अपनी कामयाबी के रास्ते में किसी को भी आड़े नहीं आने देंगे। लेकिन वो तभी आप समझेंगे जब इस चीज की क्यों जरूरत है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फिर से थोड़ा कुछ नॉइज आ रहा है, लेट मी चेक, एक सेकेंड मुझे दीजिए। आई थिंक नाउ ओके। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहता है, लेकिन एक बार जब सेट हो जाता है तो फिर आराम से स्मूथली चल जाता है। हाँ, तो जब मुझे बताया गया था कि तुम्हें आरएसएम करना है कि नहीं करना है, तो मैं वो रीजन ढूंढ रही थी, और रीजन ढूंढने में मैंने बहुत सारे डेटा देखे, और डेटा देखने के बाद मुझे पता चला कि जिस तरीके से जॉब की स्थिति चेंज हो रही है, वो स्थिति कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में भयावह स्थिति हो जाएगी, और आज के टाइम पे ये हो गया है। कहने में दुख है, पर हाँ, ये स्थिति आ गई है। अगर कुछ मैं आपको डेटा दिखाऊं तो एक डेटा देखिए, जो इस डेटा में क्या बोला गया है कि हर 2 हफ्ते में, यानी कि 2 वीक में, वनली 15 दिन में, वनली 15 दिन में जो है करीब 5 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। और बेरोजगारी की संख्या कहाँ पे ज्यादा है वो थोड़ा देखिए, दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में। ये बड़ी बड़ी सिटी है जहाँ पे हम लोग, जो गांव के लोग हैं, वो मूव करके जाते हैं। कोई दिल्ली जाता है कमाने के लिए, कोई चेन्नई जाता है, कोई हैदराबाद जाता है। वो बड़ी बड़ी सिटी का ये हालत है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो शहर में 30.9 यानी कि 30.9 30.9%, लगभग 31% लोग जो है बेरोजगार हैं। और वही जो एवरेज देखा जाए, मतलब कि गांव और शहर दोनों को मिला के 23.4% जो लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। ये आज की स्थिति है, ये इधर का पेपर कटिंग है। और उसके बाद अगर आप कुछ चीजें देखें, जैसे बिहार में, अगर मैं एक डेटा आपको दिखाना चाहूंगी कि बिहार में है ना 4352 4352 प्ले स्कूल, जो प्ले स्कूल होता है ना बच्चों का, वो स्कूल जो है वो बंद हो गया है। और बंद होने से कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? 20,272 लोग। आप सोच रहे हैं कि एक छोटी सी विपदा, छोटी सी नहीं बोलूंगी, कि एक विपदा आती है, एक पेंडेमिक सिचुएशन आता है, उस पेंडेमिक सिचुएशन में इतने लोग जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो सिचुएशन जो है ना बहुत खराब हो रहा है, और इस सिचुएशन को हमने पहले देखने की कोशिश की थी। आरएसएम वाले हमेशा बोलते थे कि आने वाले टाइम में जॉब मुश्किल होगा। जॉब मुश्किल इसलिए नहीं होगा कि पैंडेमिक आ गया है। कुछ लोग बोले कि आप अभी का डेटा क्यों दिखा रहे हैं, अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी तो कोविड-19 चल रहा है, अभी तो थोड़ा सा खराब स्थिति होगा ही। लेकिन मैं बोलूंगी ठीक है, अभी का डेटा अगर आप नहीं देखना चाहे तो अभी का डेटा मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद मैं कुछ और डेटा आपको दिखाती हूँ। एक डेटा आप देखिए कि 2016 से 2018 में, 2016 से 2018 में 5 मिलियन लोग जो हैं वो जॉब खत्म हो गया था। 5 मिलियन लोगों का जॉब खत्म हो गया था। 2016 से 2018 की बात कर रही हूँ, 2 साल की बात कर रही हूँ। उसके बाद और एक डेटा देखिए, जब नोटबंदी हुई थी ना, नोटबंदी में 50 लाख लोगों ने जॉब खो दिया था। हाँ, नोटबंदी के कारण। अब जरा सा सोचिए कि कभी नोटबंदी होता है, कभी कोरोना आता है, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। और कहते हैं कि इन सब चीजों में जो सबसे ज्यादा खतरा किसी को होता है, वो होता है वो मिडिल क्लास लोगों का, जो जॉब में है या छोटे छोटे व्यवसाय में है या कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। उन लोगों की जो जिंदगी है सबसे ज्यादा खतरे में आती है। उनका कुछ निश्चित नहीं रहता कि क्या होगा नहीं होगा, और ये सिचुएशन है। और देखिए, अभी ये सब डेटा से आप समझिए कि अभी के टाइम पे ये सिचुएशन है, जब हमारी कंट्री में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, यानी कि बड़े बड़े रोबोट आएंगे, पूरा का पूरा कंपनी, पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है, पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री ऑटोमेट हो जाएगा, यानी कि वहां पे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो क्या होगा? मैं मानती हूँ कि यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास जॉब है, एक अच्छी जॉब है, जो प्राइवेट जॉब में अच्छी सैलरी है, या आपका अपना एक बिजनेस है, या आप एक किराने की स्टोर में रहते हैं, किराना का स्टोर करते हैं, वहां से बहुत अच्छी इनकम आ जाती है। लेकिन आप सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो कितने दिन तक आप कर पाएंगे, और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या करेगी? ठीक है, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उस नेक्स्ट जनरेशन को किस दुनिया में आप छोड़ के जा रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जहाँ पे रोबोट काम कर रहा है और लोगों के लिए जॉब नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे पूरा का पूरा ऑटोमोट सिस्टम है, वहां पे कोई जॉब नहीं मिल रही है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सब लोग अपना काम खुद कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आप सोचिए ना कि आज के टाइम पे कितने लोग हैं जो कि एक मॉल में जाके परचेजिंग कर रहे हैं, मॉल वगैरह सब बंद है, सब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है।
और ये कोविड का जो टाइम था वो लोगों को, जिन लोगों को ऑनलाइन काम करना नहीं भी आता था, जिन लोगों को ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना नहीं आता था, जिन लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं आता था, उन लोगों को भी ऑनलाइन ऑर्डर करना सिखा दी, क्योंकि मजबूरी हो गई थी कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, किसी दुकान में नहीं जा सकते, किसी मॉल में नहीं जा सकते, तो आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। सब लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट ये सब सीख रहे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं। तो अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं हुआ, आप ऑनलाइन पे नहीं गए, तो आपको वो दुकान जो है, वो दुकान कितने दिन तक आप चला पाएंगे? कितने लोग जो चल के जा पाएंगे? आज के टाइम पे अमेजन एक दिन में डिलीवरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 5 साल 10 साल के बाद 1 घंटे में डिलीवरी नहीं करेगा क्या? करेगा, करेगा। और वो दिन में आपके दुकान का क्या होगा? और आपके बच्चे उस जो सोचते हैं आपके कि कुछ नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, बच्चे को ये दुकान देके चला जाऊंगा, लेकिन वो दुकान का क्या करेंगे अगर वहां पे कस्टमर नहीं आया तो? और जॉब की सिचुएशन आप सब देख रहे हैं, और जॉब की सिचुएशन में लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। मैं बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा देखते हैं कि आज के टाइम पे जितने लोग आर्ट्सन के हैं उन लोगों को पता है कि, है ना, कि आज के टाइम पे जो ब्रांच है, जो बैंक की ब्रांच है वो मर्ज हो रही है। मतलब कि अगर 5 बैंक की बात करूं, 5 बैंक में अगर 5-5 लोग थे तो कितने लोग हो गए? 25 लोग। अगर 5 बैंक है और 5 बैंक में 5-5 लोग हैं तो 25 लोग हो गए। लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ कि ये जो 5 बैंक है, ये 5 बैंक नहीं रह के मर्ज होके 3 बैंक हो गया है। अब इस 3 बैंक में अगर 5-5 लोग भी हैं तो 15 लोगों की जगह है वहां पे। तो पहले 25 था और अब 15 हो गया। कितने लोगों की जॉब चली गई? 10 लोगों की जॉब चली गई। तो आज के टाइम पे जब लोग बोलते हैं ना कि जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं बोलती हूँ कि भाई रुको, देखो, आप अगर अच्छे से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो ठीक है जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन जिसकी है ना उसकी नहीं बच रही है। 10 लोगों की जॉब थी, अच्छी खासी सैलरी थी उनकी, और उसकी जॉब खत्म हो गई। और मैंने आईटी सेक्टर में भी देखा, प्राइवेट सेक्टर में भी देखा कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कि बहुत अच्छी कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो जॉब कर रहे थे, और कोविड के टाइम पे उनको बोला गया कि आप घर जाओ, घर से आप काम करो, आपकी जो सैलरी थी उसकी आधी सैलरी हम आपको देंगे। ये वाली सिचुएशन है यहाँ पे। एक ऐसा आदमी जो लाखों रुपया महीना कमा रहा था, उसकी लाइफ स्टाइल अलग थी, उसका एकदम सब कुछ अलग था, और उसको बोला गया कि अब लाख रुपया नहीं देंगे तुमको, हम 50,000 रुपया देंगे। सोचिए कितनी ज्यादा उसकी लाइफ स्टाइल में गिरावट आ जाएगी, किस तरीके से वो मैनेज करेगा आदमी। तो हमें ये सोचना होगा कि जिस समय में हम लोग आ चुके हैं, उस समय में क्या हम जो कर रहे हैं वो पर्याप्त है, और वो करना ही हमें चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ अलग सोचना होगा। तो मेरे पास भी ये सारे बहुत सारी बातें आए, बहुत सारे डेटा देखी, और डेटा देखने के बाद मैं सोची कि सच में हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, और कुछ नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, क्या करेंगे उसके बारे में सोचना होगा। और मेरी अपलाइन ने मुझे एक बात बोला कि मधु देखो, तुम्हारा कॉलेज लाइफ चल रहा है, और सबको पता है कि कॉलेज में जो बच्चे होते हैं उसके पास बहुत टाइम होता है। अब जब ये बात मैं बोलती हूँ ना, तो लोगों को लगता है कि क्या बकवास कर रही है, कॉलेज टाइम में थोड़ी ना ज्यादा ज्यादा टाइम होता है। लेकिन मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा आप सोचिए कि आपके घर में 10 क्लास के भी बच्चे होंगे, 12 क्लास के बच्चे भी होंगे, मतलब कि 10वीं करने वाले बच्चे भी होंगे और 12वीं करने वाले बच्चे ही होंगे। आप जरा सा सोचिए, 10वीं और 12वीं में उसको कितना ज्यादा टाइम देना होता था। 5-5 सब्जेक्ट, 6-6 सब्जेक्ट उसको पढ़ना होता था, बोर्ड एग्जाम देना होता था, स्कूल जाना है, स्कूल से फिर ट्यूशन जाना है, फिर खुद पढ़ना है, बोर्ड की तैयारी करना है। उसका सुबह से लेकर शाम तक पूरा शेड्यूल जो है पूरा एकदम पैक होता था। वो टेंशन में भी रहता था, बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है। लेकिन वही बच्चा जब एक अच्छे कॉलेज में चले जाता है, या नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में चले जाता है, तो कितनी क्लासेस होती है? खुद से पूछिए, बहुत सारी यंग जनरेशन यहाँ पे, आप सोचिए ना कितनी क्लासेस होती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 क्लास होती है। मैं बोलती हूँ ठीक है 5 क्लास होती है या 6 क्लास होती है, हाँ, इससे ज्यादा नहीं होती है। मैं जहां तक जानती हूँ 3 से 4 क्लास बहुत हो जाता है कॉलेज में। तो यानी कि 3 से 4 घंटे का बस क्लास होता है। और कॉलेज में आपको कोई बोर्ड एग्जाम नहीं देना होता, कॉलेज का एग्जाम देना होता है। मुझे पता है सिलेबस कैसा होता है, मैं एक अच्छे कॉलेज से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कितना टाइम मिलता है। फिर भी मैं मानती हूँ कि चलिए आपका कॉलेज जो है वो कॉलेज 10 बजे स्टार्ट होता है, और 10 बजे से आपका 5 बजे तक चलता है। सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ, 10 AM से 5 बजे तक आपका चला। लेकिन इसके बाद का टाइम तो आपके पास है, और इसके पहले का टाइम मेरे पास है। मेरी अपलाइन ने मुझे बोला कि चलो मान लिया तुम्हारा क्लास स्टार्ट होता है 10 बजे और क्लास चलता है 5 बजे तक, बीच में जो तुम्हें खाने पीने का टाइम मिला उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये मॉर्निंग का जो टाइम है, तुम अगर 7 बजे भी उठते हो तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो टाइम है, और 5 बजे अगर तुम्हारा क्लास खत्म हुआ है तो 6 बजे तक तुझे अगर मान ले थोड़ा काम वाम है, और 6 बजे से लेके 8 बजे तक का जो टाइम है, वो टाइम का क्या करोगे, क्या करोगे? और साथ में प्लस एक टाइम मिलता है, वो मिलता है संडे का।
राइट। सबके पास ये थोड़ा थोड़ा टाइम है। जो जॉब करते हैं उनके पास भी, जो जॉब प्राइवेट जॉब करते हैं उनके पास भी, जो हाउस वाइफ है उनका थोड़ा उल्टा होता है। उनका ये होता है कि उनका सुबह में ये टाइम बहुत ज्यादा पैक्ड होता है, बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है, और उसके बाद ये वाला जो टाइम है वो बहुत ज्यादा टफ होता है, लेकिन उनके पास ये बीच वाला टाइम थोड़ा सा होता है। तो मतलब मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, चाहे गवर्नमेंट जॉब वाले हो, चाहे प्राइवेट जॉब वाले हो, चाहे हाउस वाइफ हो, या चाहे कोई अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोई भी हो, सबके पास दिन का 2 से 3 घंटा होता ही होता है, जो 2 से 3 घंटा फ्री का होता है। उस टाइम पे आप कुछ नहीं करते हैं, या उस टाइम पे ऐसा कुछ क्रिएटिव नहीं करते हैं जिससे कि आप अर्निंग कर सके, या जिससे आप अपने काम पे फोकस होके आप कुछ कर रहे हो। ये 2 से 3 घंटा है ही, और ये 2 से 3 घंटा जाएगा ही जाएगा। तो मेरी अपलाइन ने बोला कि देख, तेरे पास ये जो टाइम है, ये टाइम जो है तू कॉलेज में, मेरा कॉलेज जो था वो 5 साल का था, 5 इयर्स का था, और 5 इयर्स में मेरे सर ने मुझे ये बोला था कि ये 5 साल 2 तरीके से बिता दो। ये जो तुम्हारे पास टाइम है, ये टाइम तुम सो के बिता दो, मूवी देख के बिता दो, बर्थडे पार्टी होता है, डीजे नाइट होता है, कॉलेज में बहुत सारा फंक्शन होता है, उस फंक्शन में जाओ, एंजॉय करो, और इस तरीके से काम करते रहो, और इस तरीके से तुम्हारा 5 साल बीत जाएगा। और 5 साल बीतने के बाद तुम कोई एक छोटी मोटी नौकरी करना, या तुम मान लो कि एक अच्छी नौकरी भी कर ली और तुम्हारी सैलरी भी अच्छी है, तो फिर तुम जिंदगी भर काम करोगी और जिंदगी भर पैसे के लिए काम करती रहोगी। जिंदगी भर तुम्हें घिसते रहना पड़ेगा, जिंदगी भर तुम्हें काम करते रहना पड़ेगा, जिंदगी भर कहीं जाके तुझे काम करते रहना पड़ेगा, और ये जिंदगी तुझे मिली है और तू बस काम, घर, ऑफिस, घर, ऑफिस, घर, ऑफिस, घर, ऑफिस में बिता दी, और तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होते भी अगर इस तरीके से बिता दी, तो इस जिंदगी में तुमसे बड़ा बेवकूफ कुछ नहीं हो सकता। और मुझे ये दिमाग में ठनका कि सच में ये 5 साल तो जाएगा ही जाएगा, और ये जो फालतू का 2 से 3 घंटा ये जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पे ये बात है कि मैं अभी मस्ती कर लूं और जिंदगी भर घिसते रहूं, या अभी का जो 2 से 3 घंटे का पर डे का मेरा टाइम है, उस टाइम को मैं यूटिलाइज करूं। छोटे छोटे सेक्रीफाइस कर लेती हूँ ना, थोड़ा कम सोती हूँ, थोड़ा कम पार्टी करती हूँ, थोड़ा कम मूवी देख लेती हूँ, थोड़ा कम घर चली जाऊंगी, और इस तरीके से अगर छोटा छोटा सेक्रीफाइस करके अगर मैं थोड़ा थोड़ा काम करती रही, और आज का परिणाम ये है कि 4 साल मैंने काम किया, टर्नओवर में आपको बताई 28 लाख का टर्नओवर है, और आज काम छोड़ भी दूं तो मेरी टीम इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो काम करेगी ही करेगी, और मुझे वो टाइम फ्रीडम मिल जाएगी। वो जो मेरी इनकम है, चाहे वो 70,000, 80,000, 90,000, वो मेरे अकाउंट में आती रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं अभी काम छोड़ दी, लेकिन मेरे टीम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और वो लोग काम करते रहेंगे, और मैंने काम छोड़ा है 80,000 पे, और ये 80,000 8 लाख में तब्दील हो जाएगा। ये पावर है पार्ट टाइम में काम करने का, आरसीएम सिस्टम का। और ये बात मुझे तभी समझ में आ गई थी, और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप में से सबके पास ये टाइम है ही है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप छोटे छोटे सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है कि नहीं। छोटा छोटा सेक्रीफाइस करके अगर आप काम करते हैं तो लाइफ में बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये छोटे छोटे सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, पेपर पढ़ना नहीं छोड़ते हैं, टीवी देखना नहीं छोड़ते हैं, ज्यादा सोना नहीं छोड़ते हैं, और फालतू बातों में टाइम इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ते हैं, तो फिर क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट ये होगा कि आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, और जिंदगी भर काम करने में भी ये सिक्योरिटी नहीं है कि कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब आपका दुकान बंद हो जाएगा। कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि गवर्नमेंट आके सीधे बोलेगी कि ये जॉब का पोस्ट खत्म हो गया, आप घर बैठो। कोई ऐसा दिन नहीं आएगा कि आपके कंपनी वाले लोग आके आपको बोलेंगे कि बस हो गया, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जाके घर बैठो, टाटा सी यू। तो इसकी सिक्योरिटी नहीं है। कब क्या होगा नहीं पता, लेकिन वो सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इस इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं। तो यहाँ तक मैंने बात की कि सच में हमें जरूरत है कि नहीं है। जरूरत है। जिस तरीके से जॉब लॉस हो रही है, जिस तरीके से समय बदल रहा है, जिस तरीके से पैसे की वैल्यू बदल रही है, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उस तरीके से हमें जरूरत है कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा काम करने की। लेकिन फिर क्या दिक्कत आती है? हम आ जाते हैं, बिजनेस में आते हैं, आके समझते हैं, लेकिन फिर हम क्यों ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं? तो यहाँ पे मैं कुछ कारण आपको बताना चाहूंगी। वो कारण ये है कि हम लोग आते हैं ना तो बड़ी आसानी से आ जाते हैं। बड़ी आसानी से क्यों आ जाते हैं? कि हमें यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब कि ऐसा है कि आपको यहाँ पे फॉर्म भी कोई आपका भरता है, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग भी कोई और करता है।
आपको प्रोडक्ट लेना है ये भी कोई और आपको बताता है, आपका कमीशन आ गया ये भी कोई और बताता है, केवाईसी ओके हो गया ये भी आपको कोई और बताता है, आपका पासवर्ड ये है ये भी कोई और आपको बताता है, आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके चेक करना है ये भी आपको बताता है, आपको रीपरचेज करनी है ये भी कोई और बता रहा होता है। ये इतना ज्यादा इजी प्रोसेस हो गया है और इतना ज्यादा ऑफलाइन पे डिपेंडेंट प्रोसेस हो गया है कि लोग इसको वैल्यू नहीं देते। बोलते ना फ्री की चीज जब मिल जाती है तो फोकट का हो जाता है, उसको वैल्यू नहीं देते। और वही चीज कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ हो रहा है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है तो हमें ये चीज का एहसास ही नहीं होता कि हमने बिजनेस स्टार्ट करा है। और यही चीज कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक साबित हो जाता है। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, ये मैं मानती हूँ, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, कोई लॉस भी नहीं है, कोई बॉस भी नहीं है। मतलब कि कोई यहाँ पे आपको नुकसान भी नहीं होगा और कोई आपको यहाँ पे बताएगा भी नहीं, आप पे प्रेशर भी नहीं दे सकता कि तुमको करना ही करना है, ये टोटली आप पे निर्भर करता है। लेकिन हाँ, इसकी ग्रेटनेस को हमें नहीं भूलना है। ये सिंपल है मुझे पता है, लेकिन इसकी महानता को हमें नहीं भूलना है कि ये बिजनेस इतना ज्यादा बड़ा है कि ये बिजनेस आप करके अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। ये बिजनेस करके आप अपने 6, 7, 8, 9 कितने सारे जनरेशन को आप यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने साथ साथ अपनी पूरी खानदान की जिंदगी बदल सकते हैं। आप यहाँ पे टाइम, फ्रीडम, सिक्योरिटी, नाम, इज्जत, पैसा सब कुछ यहाँ पे बना सकते हैं। और इस महानता को हमें नहीं भूलना है। और ये चीजें हम तभी ले सकते हैं जब हम इस सिस्टम में आके हम इस सिस्टम की ताकत को समझते हैं और इस सिस्टम के विजन को समझ पाते हैं। तो उस विजन के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगी, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी महिला साथी हमारे पास हैं। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं। क्या मेरी आवाज सही से आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है दुर्गेश जी? ओके, थैंक यू। हमारे साथ बहुत सारी महिला साथी है। तो मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी और इस इंडस्ट्री में आके बहुत सारी चीजों को मैंने देखा, समझा, 4-5 साल में मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया। और फिर बाहर की लाइफ को भी मैं देख रही थी, बाहर की लाइफ को भी ऑब्जर्व कर रही थी। और ऑब्जर्व करने में मैंने देखा कि हमारी जो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कोटेशन होता है हमारा महिलाओं को लेके, वो होता है क्या? बेटी बचाओ बेटी कमाओ बेटी पढ़ाओ। तो वो हमेशा बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये कोटेशन जब बार बार मेरे पास आता है और फिर बहुत सारे डेटा देखती हूँ कि आज के टाइम पे इतने लोगों को, इतनी महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया है, इतनी महिलाओं के साथ रेप हो गया है, इतनी महिलाओं को के साथ छेड़छाड़ हो गई है, इतनी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रहा है। सबसे ज्यादा केसेस तो हमारे देश में जो घर के अंदर होने वाली हिंसा है ना, वो ज्यादा है। आप अगर किसी आर्टिकल को पढ़ेंगे, किसी डेटा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि घर के बाहर जो है महिला के साथ उतना हिंसा नहीं हो रही है जितना घर के अंदर हो रही है। तो ये सब चीजें मैं बहुत ज्यादा देख रही थी और देखने के बाद मुझे पता चला कि हम लोग भले ही बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप बेटी को अपने घर में बचा भी ली और पढ़ा भी ली, उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ठीक है बेटी बचा भी लिए और बेटी पढ़ा भी लिए, लेकिन उसके बाद क्या क्या करेंगे? उसके बाद फिर जितनी भी जमा पूंजी है उस जमा पूंजी को आप इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करके दहेज दीजिए और दहेज देके शादी कर दीजिए। और दहेज देके शादी देने करने के बाद भी आप ये निश्चित नहीं कर सकते कि आपकी बेटी वहां पे एकदम अच्छे से रहेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारे केसेस में होता है कि दहेज देके बेटी को शादी भी कर दी और शादी करके छोड़ दिए मरने के लिए। और हमारे हिंदुस्तान में बोला जाता है कि बेटी का शादी कर दिए ना तो गंगा नहा लिए, बेटी का शादी कर दिए तो गंगा नहा लिए। लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे ये बोलना पड़ता है कि जब हम ये चीज बोलते हैं ना कि बेटी का शादी कर दिए और गंगा नहा लिए, कहीं ना कहीं ये चीज मुझे लगता है और कहीं ना कहीं ये बाहर का डेटा देख के आपको लग सकता है कि हम जब बोलते हैं ना कि हम गंगा नहा लिए तो ऐसा ना हो कि उसे गंगा में अपनी बेटी की राख को बहाना पड़े। ये सिचुएशन आज के दिन में हिंदुस्तान में है। प्रतिदिन 20 लड़कियों का डेथ हो रहा है दहेज के कारण। उस हिंदुस्तान में हम हैं। तो हमें बेटी बचाना और बेटी पढ़ाना, ठीक है बेटी बचाना भी है पढ़ाना भी है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चीज करनी है कि उससे हमें कमाना सिखाना है कि आप किस तरीके से कमा सकते हैं। तो मेरा नया कोटेशन जो मैं लिखती हूँ वो लिखती हूँ कि ठीक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत हो गया, आप बेटी बचाओ और बेटी कमाओ पे हमें फोकस करना है कि बेटी कैसे कमा सकती है। और कमाने के लिए फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि जॉब तो है नहीं, जॉब क्या करेंगे? अगर जॉब मिल भी जाती है, एक अच्छी खासी लड़की को जॉब मिल भी जाती है तो शादी के बाद कहीं ना कहीं उससे ये उम्मीद की जाती है कि तुम जॉब को छोड़ के हस्बैंड के घर जाओ, या जॉब कर भी रही हो तो जब तुम्हारा बच्चा होगा, तुम्हारा बेबी होगा तो उसकी पालन पोषण के लिए तुम्हें जॉब छोड़ना होगा। और हिंदुस्तान में ज्यादातर लड़कियां
शादी के बाद या जॉब छोड़ देती है, या नहीं तो बच्चे होने के बाद जॉब छोड़ देती है। तो ऑप्शन क्या है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तान के संस्कृति में ये बोला जाता है कि लड़कियां ही है जो घर संभालेगी, लड़कियां ही है जो बच्चे को संभालेगी। तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मैं बोलती हूँ, वो ऑप्शन ये है कि वो आप नेटवर्क मार्केटिंग करो। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइम है, घर से कर सकते हैं, कहीं से कर सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं, टीम का सपोर्ट रहता है, और फिर ये बिजनेस आपका ही तो है। क्योंकि नमक, तेल, हल्दी ये सब का बिजनेस किसका है? और मैं तो बोलती हूँ ना कि है ना, ये बिजनेस हमारा ही है। ये जो यहाँ पे पुरुष दिख रहे हैं ना, गलती से यहाँ पे घुस गए हैं। जिस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम लोग बोलते हैं ना कि प्लान दिखाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये C&F एजेंट है, ये होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ये रिटेलर है, ये सब लोग बिचौलिया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिचौलिए ये पुरुष लोग है, जो हम लोग है, जो हमारे और नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी के बीच घुसे हुए हैं। लेकिन हमें इसे निकालना नहीं है, हमें इनके साथ मिलकर काम करना है। तो ये पूरा पूरा बिजनेस हमारा ही एक तरीके से, लेकिन हमें अपनी पावर को समझना होगा, हमें इसकी वैल्यू को समझना होगा, तभी हम कर पाएंगे। तो जमाना आ गया है कि आप एक बिजनेस सक्सेस लीजिए, बिजनेस वुमेन बनिए, और बिजनेस वुमेन बन के अपनी कामयाबी खुद से आप तय कीजिए, एक फ्रीडम के साथ आप काम कीजिए। तो ये महिलाओं से मैं आग्रह करूंगी कि आज के बाद ये कोटेशन अगर आपको कभी मिले ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप बोले कि नहीं, बेटी बचाओ और बेटी कमाओ, ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ाएंगे भी, और पढ़ाने के साथ साथ उसको कमाना सिखाएंगे, और कैसे सिखा सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो मैं बात कर रही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते तो हैं, लेकिन आने के बाद सफल नहीं हो पाते। वो सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग विजन को नहीं देख पाते। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, जब आपकी आईडी लगती है ना, तो आईडी लगने के बाद आपका बिजनेस ऐसा वाला होता है, एकदम छोटा सा बिजनेस होता है, छोटी छोटी इनकम आती है, 200, 300, 500 ऐसा करके इनकम आती है। और जब ये इनकम आती है ना, तो हम इसकी वैल्यू नहीं देते। लेकिन आप जरा सोचिए कि आप अगर 30 साल की उम्र के हैं, अगर आपका एज जो है वो 30 का है, और 30 साल तक यानी 30 साल तक, जब से पैदा हुए तब से कुछ ना कुछ तो खा ही रहे हैं ना। और वो चीजें कहाँ से लेके आ रहे थे? आप मार्केट से लेके आ रहे थे, और मार्केट से लाने के बाद आपको आज तक एक भी रुपया नहीं गया। लेकिन आप आश्रम में आते हैं, कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट लेने के बाद अगर आपको 200-300 रुपया भी एक महीने का चला जाता है, तो आपको इसमें अचंभित होने की बात है, आपको सरप्राइज होना है, आपको अच्छा फील करना है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग अच्छा फील नहीं करते। हम कैसे रिएक्ट करते हैं? 3000 का सामान लिया था और बस आया कितना, 200 रुपया। लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे रिएक्ट करते हैं। आश्रम से 3000 का सामान लिया था, आया कितना, 200 रुपया, 300 रुपया। इस तरीके से लोगों का रिएक्शन होता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके अकाउंट में लेजर व्यू में पैसे शो कर रहे होते हैं, बट वो बोलते हैं कि पैसा तो आता नहीं आश्रम में, इसलिए मुझे नहीं खाना आश्रम का प्रोडक्ट। तो ये वाला एटीट्यूड होता है। तो मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि भैया ये बताओ कि ठीक है, आप आश्रम से प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, बाहर की दुकान से जहां से प्रोडक्ट ले रहे हो, क्या वो 500 रुपया महीने का दे रहा है क्या? तो वहां से कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी वो वहां पे जाते हैं, बट आश्रम से कुछ मिल रहा है फिर भी नहीं आता। ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, चीजों को देखने का तरीका डिफरेंट वो देखते हैं। तो मैं बस इतना बोलूंगी कि अगर आप आश्रम में आ ही गए हैं, सपने ले ही लिए हैं, तो इस बिजनेस के विजन को समझिए कि बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। और उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा अगर बोलूं, तो आपका आईडी अभी इस रूप में है, ये छोटा सा बिजनेस आपको दिखता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। एक जब आम का पेड़ हम बोते हैं, तो पेड़ बोने के टाइम में हमें बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत मेहनत करनी होती है। डेली पानी देना होता है, देख रेख करना होता है, कहीं कोई पशु आके खा ना रहे, कहीं कोई चिड़िया आके उसको खराब ना कर दे, कहीं नीचे से चींटी ना लग जाए जो उसको अंदर से डैमेज ना कर दे। तो हम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, सब कुछ का ध्यान रखते हैं। अगर मिट्टी ज्यादा उर्वरक नहीं है, तो हम बाहर से थोड़ा कुछ और हरी संजीवनी का प्रोडक्ट भी डालते हैं, और उसको बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन वो पेड़ जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम उसे छोड़ भी दे, तो फिर भी पेड़ जो है हमें फल देते रहता है, देते रहता है। और सिर्फ हमें ही फल नहीं देता है, हमारी कितनी जनरेशन उस आम के फल को एंजॉय करती है, ये आप सबको पता है। तो इस चीज को जब हम आम का पेड़ लगाते हैं, तो हमें वो आम का विशाल पेड़ हमें दिखता है, हम उस चीज को देख पाते हैं कि ये जो बीज है ना, आम का जो बीज है, ये जो गुठली है उसका, ये गुठली के अंदर हम उस पेड़ को देख पाते हैं, हम ये इमेजिन कर पाते हैं, हम ये फील कर पाते हैं कि ये जो मैं आम का पेड़ बो रहा हूँ ना, ये एक दिन विशाल पेड़ होगा और फल हमें आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, तब हम उतना मेहनत कर पाते हैं। अदरवाइज अगर आप उस चीज को फील नहीं कर पाएंगे, उस चीज में श्योरिटी नहीं रहेंगे कि ये आम का पेड़ बनेगा ही बनेगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज है, आपको विजन देखना पड़ेगा कि ये भले ही अभी मेरा बिजनेस ऐसा है, पर आने वाले टाइम में ऐसा होगा ही होगा, ये आपको देखना पड़ेगा।
और मुझे लगता है कि मेरी कामयाबी में ये जर्नी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रहा वो यही था कि मुझे विश्वास था कि मैं बिजनेस भले ही आज 10,000 का करूं, 20,000 का करूं, ये लेकिन 10,000, 20,000 एक दिन जरूर 50 लाख का होगा, एक दिन जरूर 28 लाख का होगा। और वो हुआ, वो भरोसे के साथ काम की, और यही भरोसा था जो आपको आगे मूव करने में मोटिवेशन देगा, आगे मूव करने में आपको इंस्पायर करेगा। तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, लेकिन वो विजन बस मेरे कहने से आपको क्लियर नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ डेटा देखने होंगे, और वो डेटा, कुछ डेटा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, और कुछ डेटा आप खुद से सर्च कीजिए और सर्च करके देखना स्टार्ट कीजिए। कुछ डेटा अगर मैं दिखाऊं दूसरी इंडस्ट्री से, अगर हम लोग कंपेयर करें, तो अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री से कंपेयर करें, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो 20 बिलियन डॉलर की है, और वही जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ों का जो इंडस्ट्री है वो 108 बिलियन डॉलर का है। वही जो वीडियो गेम की इंडस्ट्री है वो 120 बिलियन डॉलर का है, और वही जो मूवी इंडस्ट्री है, जो हम लोग बड़ी बड़ी मूवी देखते हैं और मूवी देखने में 3 घंटा 4 घंटा हम लोग देते हैं, वो 136 बिलियन का है, 136 बिलियन का है। यानी कि जो आप देखते हैं कि शाहरुख बच्चन इतने अमीर है, अनुष्का शर्मा इतना अमीर है, ये सब इतने अमीर है, उसकी जो इंडस्ट्री है वो 136 बिलियन डॉलर की है, और वहीं पे हमारी जो इंडस्ट्री है वो 193 बिलियन डॉलर की है। मतलब कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वो हमारी जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री जो है वो मूवी इंडस्ट्री से भी बड़ी है। अब इसको आप भले ही पता नहीं कैसे देख रहे हैं, लेकिन मैं कैसे देखती हूँ वो सोचिए। अगर मेरी इंडस्ट्री शाहरुख खान की इंडस्ट्री से बड़ी है, अगर मेरी इंडस्ट्री अनुष्का शर्मा की इंडस्ट्री से बड़ी है, तो क्यों ऐसा ख्वाब नहीं देख सकते कि एक दिन हम ऐसा आएगा कि हमारी जो दौलत होगी वो शाहरुख खान या अनुष्का शर्मा के बराबर होगी? क्यों ऐसे सपने नहीं देख सकते हम? आप देख सकते हैं, अगर आप सही तरीके से, सही सही सोच के साथ, सही विजन के साथ, सही डायरेक्शन में अगर काम करेंगे तो पॉसिबल है, बिकॉज इंडस्ट्री की ताकत तो है ये, इंडस्ट्री की ताकत है ये। अब बात ये है कि क्या आपकी ताकत है उतना टर्नओवर करने की, क्या आपकी टीम उतनी ताकत है उतनी टीम बनाने की, क्या आपकी ताकत है टीम को उस तरीके से एजुकेट करने की कि आपका टीम मूवी इंडस्ट्री के ऊपर का टर्नओवर आप खुद अपनी टीम में कर पाए? ये आपको अपने से पूछना है। कभी भी कोई इंडस्ट्री खराब नहीं है, ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा पोटेंशियल इसमें, लेकिन बात यह है कि हम में कितना पोटेंशियल है। अगर हम में पोटेंशियल नहीं है तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे आप। इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी, आरसीएम का टर्नओवर बढ़ेगा, और आरसीएम के टर्नओवर में बहुत सारे लीडर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाएंगे अगर आप अपने पोटेंशियल को पहचान कर उस पर काम नहीं किए तो। कुछ लोग बोलते हैं लॉकडाउन है काम नहीं हो रहा है, क्या लॉकडाउन है ठीक है, लेकिन इस लॉकडाउन में कितने लोगों का बिजनेस बढ़ गया है, कितने लोगों की पीने चेंज हो गई है। अगर वो लोग कर पा रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते? इसको जरा सा सोचिए। और अगर मैं आपको बताऊं, अपना बारे में बताऊं, तो मैं लगभग 4 साल से काम कर रही हूँ। इस 4 साल में पिछला 3 साल, स्टार्टिंग का 3 साल में मैं जितना ज्वाइनिंग नहीं करवाई, उतना लास्ट 1 साल में मैंने ज्वाइनिंग करवाया है, और घर बैठे ज्वाइनिंग करवाया है। मार्च 2020 से मैं कॉलेज से घर आ गई, लॉकडाउन के कारण मैं कोलकाता से मैं घर आई, बिहार में हूँ मैं, और मार्च 2020 से अभी तक मैं घर में हूँ, और घर बैठे बैठे मैं पूरा का पूरा काम कर रही हूँ, और 1 साल में मैंने सबसे ज्यादा मैक्सिमम ज्वाइनिंग करवाया है। अब बाकी का 3 साल पीछे रह गया, 3 साल का पूरा काम मैंने 1 साल से में उससे ज्यादा काम करा है, और वो घर बैठे करा है। क्यों क्यों कर पाई? क्योंकि जैसे ही पैंडेमिक आया, जैसे ही कोविड-19 आया, मुझे पता चल गया कि अब सब कुछ बंद है, यानी कि मुझे कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सीखना पड़ेगा, कुछ और तरीके से सोचना होगा। और वो अलग तरीके से सोचते सोचते मुझे पता चला कि नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर उस टाइम पे जूम आया, बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें आई, और सब चीजों का यूटिलाइज करके मैंने काम करना स्टार्ट करा और बहुत बड़ा बिजनेस किया। तो ये एटीट्यूड था। मैंने ये नहीं देखा कि अब तो बिजनेस कैसे करेंगे, सेमिनार बंद हो गया, होम मीटिंग बंद हो गया, कहीं जा नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, अब तो बिजनेस डाउन होगा। मैंने ये सब नहीं सोचा, मैं सोचा कि कैसे काम कर सकते हैं ये बताना है, ये सोचना है। और यही सोच का हुआ कि लॉकडाउन में सितंबर 2020 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, उस टाइम पे मैंने अपना स्टार पल का पिन किया था, उस टाइम पे मेरा मैक्सिमम टर्नओवर गया था। फिर ये मार्च की भी बात करूं, मार्च में मेरा एकदम मैक्सिमम, यानी कि सितंबर का रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया, पूरा मार्च पूरा टर्नओवर एकदम पीक पे था मेरा, जबकि पूरा का पूरा लॉकडाउन था, लगभग फिर से सेकेंड वेव आ गया था। तो हमें ये सोचना है, और ये सब तभी हो पाता है जब मुझे मोटिवेट करता है ये सब चीजें कि 193 बिलियन डॉलर का है ये इंडस्ट्री, और हम कहाँ फंसे हुए हैं। तो ये सब चीजें आपको मोटिवेट करेगी इस बिजनेस को करने में।
इस बिजनेस के विजन को समझने में बहुत आपको मोटिवेट करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ठीक है, समझ लिया कि क्यों करना है, जॉब खत्म हो रही है, ये सब हो रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद समझ लिए कि हाँ इंडस्ट्री भी बड़ी है, लेकिन फिर आज से जो करना है वो कैसे करना है। और जब कैसे करने की बात आई तो उसमें आया कि हम जो बिजनेस करना है वो बिजनेस कैसे करना है। और हम बिजनेस किस बिजनेस में है, हम बिजनेस में है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, राइट। अब देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट भी है सेल भी है। और जहां सेल आया वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा प्रोडक्ट। सेल आप किसका करेंगे, प्रोडक्ट का करेंगे, सर्विस का करेंगे। और हमारी कंपनी जो है प्रोडक्ट बेस है, यानी कि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं कि प्रोडक्ट अगर आपको सेल करना है तो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट रखना ही पड़ेगा। और जहां पे आप प्रोडक्ट रखते हैं इसको या तो आप घर की दुकान कहते हैं, अपनी दुकान कहते हैं, या डिस्प्ले वॉल कहते हैं, या फ्रेंचाइजी करते हैं, इस तरीके से आप कहते हैं। तो जब मेरे दिमाग में आया कि हाँ ठीक है, उसके बाद जब डिस्प्ले वॉल आया था तो मैंने बहुत सारा सर्च किया और मैं देखी कि अलग अलग कंपनी का जो फ्रेंचाइजी है वो फ्रेंचाइजी कैसे मिलता है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स है उसकी फ्रेंचाइजी कैसे मिलती है, जो रिलायंस है उसका कैसे फ्रेंचाइजी मिलता है, जो डायमंड का सूट का जो फ्रेंचाइजी है वो कैसे मिलता है। जब इन सब चीजों के बारे में मैं सोचूं कि वो भी एक कंपनी है जिसका टर्नओवर अच्छा खासा है, उस कंपनी का टर्नओवर जो है उसका अगर मैं फ्रेंचाइजी लेना चाहूँ तो कैसे ले सकती हूँ। तो जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे दिखा कि डायमंड का हो गया या रिलायंस का हो गया, मैकडोनल्ड्स का हो गया, इन लोगों की फ्रेंचाइजी अगर आपको लेनी है तो आपको कम से कम बोल रही हूँ, कम से कम 30 से 35 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा आपको। 30 से 35 लाख का सोचिए। जिसमें एक प्रोडक्ट है, डायमंड का क्या है, सूट लेंथ का एक कपड़ा है, उसमें एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का जो कितना है 30 से 35 लाख का है। मैकडोनल्ड्स है उसका भी ऐसे ही है, रिलायंस है उसका ऐसे ही है। मतलब कि सोचिए कि एक ऐसी कंपनी जिसका आप लिमिटेड प्रोडक्ट का, मतलब कि 3-4 प्रोडक्ट होगा उसका, 3-4 प्रोडक्ट का फ्रेंचाइजी अगर आप लेने जाते हैं बाहर में तो आपको 30 से 35 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और वही हमारी कंपनी जो डिस्प्ले वॉल दे रही है, वो डिस्प्ले वॉल दे रही है आपको लगभग 600 से ज्यादा प्रोडक्ट का, 600 से ज्यादा प्रोडक्ट का आपको फ्रेंचाइजी दे रही है। वो कितने में दे रही है, फ्री में। क्या बोल रही है कंपनी, क्या बोल रही है कि आप 10,000 का प्रोडक्ट लो और आप फ्रेंचाइजी ले लिए और आपको कमीशन आपको बिलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। हाँ, एक ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर लगभग 3,000 करोड़ के आसपास जाने वाला है, वो कंपनी अपना बिलिंग का सॉफ्टवेयर आपको दे रही है, बस किसमें 10,000 का प्रोडक्ट आपको लेना है उसमें। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज है ये। हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि डिस्प्ले वॉल का पावर क्या है और कितना हमें इजी वे में मिल रहा है, हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। 10,000 का इन्वेस्टमेंट क्या है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आप 10,000 का प्रोडक्ट लिए, बाई चांस आप ये बोलते हैं कि नहीं मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, तो भी कोई नुकसान तो नहीं है, क्योंकि 2 महीने में तो आपका ही घर का खपत है ये। और इतने सारे प्रोडक्ट का फ्रेंचाइजी अगर आप एक एक करके जोड़ेंगे ना, 5 प्रोडक्ट का अगर 30 लाख में मिलता है तो 600 प्रोडक्ट का कितने में मिलेगा, आपको आइडिया लग सकता है कितना हो सकता है, कितनी बड़ी अमाउंट हो सकती है। और इतनी बड़ी अमाउंट के बिना आपको बस 10,000 का प्रोडक्ट लेने में डिस्प्ले वॉल मिल रहा है। हमें इस चीज को समझना होगा, हमें इसकी वैल्यू करनी होगी, हमें इसकी क्या ग्रेटनेस है उसको समझना होगा, तभी हम इसका यूटिलाइज कर पाएंगे। डिस्प्ले वॉल से क्या क्या फायदा हो सकता है उसके बारे में समझना होगा। आपको मैं बताऊं, कल रात को लगभग 1 बजे मैंने ज्वाइनिंग की है, रात को 1 बजे। क्यों कर पाई, डिस्प्ले वॉल था। मुझे बिलिंग करने के लिए किसी को फोन करने की जरूरत नहीं थी कि लास्ट ज्वाइनिंग में मुझे बिलिंग करना है तो मुझे किसी को फोन करना होगा, वो बिलिंग करेगा तभी मेरी ज्वाइनिंग हो पाएगी, कोई जरूरत नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। और रात को 1 बजे तक मैं ज्वाइनिंग कर रही थी। क्यों, क्योंकि सब कुछ घर में है मेरे पास, आराम से कर सकते हैं। डिस्प्ले वॉल से क्या क्या फायदा हो जाता है आप थोड़ा सा समझे तो ये बिना रिस्क के है। जैसे मैं बोली कि अगर आप 10,000 रुपया लगा भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है, अगर एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकाना फिर भी आपके घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल हो जाएगा, कोई रिस्क ही नहीं है। और मैं तो बोलती हूँ प्रोडक्ट बिकेगा क्यों नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो ऐसा है जो कि आपके घर के बगल वाले को भी चाहिए, इधर वाले को भी चाहिए, इधर वाले को भी चाहिए, पीछे वाले को भी चाहिए, आगे वाले को भी चाहिए। चारों तरफ प्रोडक्ट के कंज्यूमर हैं जो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। और इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा डिस्प्ले वॉल ने बिक्री की है, सबसे ज्यादा, क्योंकि लोगों की मजबूरी हो गई थी।
मजबूरी, मैं खुद घर में देखी हूँ, लोगों की मजबूरी थी आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। जो लोग एकदम नाक मुंह सिकोड़ते थे ना कि नहीं नहीं मुझे आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किए करना, वो सब लोग भी हंसते हंसते आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपके पड़ोसी होते हैं, और पड़ोसी होने के कारण चूंकि आप आरसीएम में ग्रो कर रहे हैं तो फिर वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेते, वैसे लोग भी आपके पास आए और प्रोडक्ट लेके गए इस लॉकडाउन में। और ये लॉकडाउन में बहुत फायदे कर रहा था। तो बिना रिस्क के बिजनेस है, प्रोडक्ट जो है आपके घर में रहेगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फटाफट ज्वाइनिंग कर सकते हैं, हाथों हाथ बिल बना सकते हैं, और फिर आप कभी भी काम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलर आप कभी भी बनवा सकते हैं, और आपके सामने प्रोडक्ट रहेगा, आप तुरंत उसको प्रोडक्ट दिए, और प्रोडक्ट देने के बाद तुरंत आप बिल कर रहे हैं। तो बिल करने से क्या फायदा होगा, सामने वाले में ट्रस्ट होगा, विश्वास आएगा कि अरे बहुत अच्छा काम है, तुरंत तुरंत बिल दे देता है, पक्का बिल दे देता है, मतलब कि ओरिजिनल सामान ही दे रहा होगा, तो विश्वास आएगा। और आप नेटवर्क बनाने में एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होगी, बहुत ज्यादा संभावना होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे फायदे हैं यहाँ पे आपको। तो ये डिस्प्ले वॉल का फायदा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगी कि हम लोग आ जाते हैं आरसीएम में, आने के बाद हम लोग बोलते हैं कि ठीक है काम तो कर रहे हैं, पर फिर कहीं ना कहीं हम लोग भटक जाते हैं, कभी न कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो हमें कैसे फोकस होके मैं काम करूं, क्या करूं जिससे कि मैं आरसीएम में कामयाब हो जाऊं। और जब मैंने काम स्टार्ट करा था तो मेरे अपलाइन ने सबसे अच्छे से समझा दिया था कि इस दो चीज पे ही तुमको फोकस रहना है, इसके इधर या उधर भटकना नहीं है। तो वो दो चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है वो दो चीजें। दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम में, वो पहला चीज है, वो चीज है कि आपको डेप्थ हैंडल करना है। डेप्थ हैंडल करना का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं यहाँ पे हूँ और मेरी मान लीजिए 2 लेख चल रही है, 2 लेख में बहुत सारा ज्वाइनिंग है, उस तरीके से बिजनेस हो रहा है, इसका अपना है, इसका अपना है, इस तरीके से काम हो रहा है। अभी जो सबसे नीचे वाला बिजनेस है ना, आई थिंक सबको दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं होगा, राइट? सबको दिख रहा है ना, दुर्गे से सब दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ। अब देखिए डेप्थ हैंडलिंग का क्या मतलब होता है। ये जो नीचे का बिजनेस है, ये एकदम नीचे का बिजनेस, इस पे आपको फोकस रखना है, और आपकी जो भी ज्वाइनिंग आएगी ना वो यहाँ पे नीचे में जानी चाहिए। अब दिक्कत क्या होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, दिक्कत वो क्या करते हैं कि मान लीजिए ये वाला आदमी स्टार्ट किया काम करना, तो हम देखते हैं कि ये स्टार्ट किया है, अब हमको इस पे फोकस करना है, तो हम इसके बी लेग में जाके ज्वाइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बी लेग में ज्वाइनिंग करना अगर आपने स्टार्ट करा तो क्या होगा, थोड़ा सा समझिए। मैं ये मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो पूरा काम करने वाले लोग हैं, लीडर टाइप के लोग हैं, इसको ध्यान में रख के मैं ये बात कर रही हूँ। तो क्या हुआ कि अगर आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया तो किसको किसको फायदा हुआ, इसको फायदा हुआ, सबसे ज्यादा इसको फायदा हुआ, और इसको फायदा हुआ, बस। और आपको फायदा हुआ, और आपके ऊपर अपलाइन को फायदा हुआ। तो क्या हुआ कि ये सब लोगों को आपने छोड़ दिया, ये सब लोगों का नुकसान हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं, यहाँ पे नीचे में ज्वाइनिंग करते हैं, तो ये जितने भी लोग हैं सबका बिजनेस बढ़ता है, और सबके पास पॉसिबिलिटी होती है, सबको ऐसा लगता है कि बिजनेस तो इंक्रीज हो रहा है, मुझे भी काम करने की जरूरत है। तो हमेशा आपका ज्वाइनिंग जो है ना एकदम डेप्थ में आना चाहिए, एकदम डेप्थ में यहाँ पे बिजनेस आपको करना है, तो इस पे आप फोकस रहिए। तो आपके पास वो डेप्थ का ज्वाइनिंग जो है वो आना चाहिए। और मैं बोलती हूँ कि चाहे आप किसी लेवल पे हो, आप बिगनर पे हो, स्टार्टर हो, ओपनर हो, चाहे टेक्निकल अचीवर हो, चाहे इमराल्ड है, चाहे कुछ भी है, आपका डेप्थ हैंडलिंग सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डेप्थ हैंडलिंग जो है वो एकदम जड़ है, आपका बिजनेस का जड़ है। जड़ जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना बड़ा टीम आपका फले फूलेगा, उतना ज्यादा अच्छा फल आपको मिलेगा। तो सबसे ये डेप्थ हैंडलिंग है। दूसरा चीज है लीडर क्रिएशन। आपके टीम में जो लोग आ गए, जब हम लोग प्लान दिखाते हैं ना, प्लान दिखाते हैं तो हम लोग उनको सपना दिखाते हैं। आप सोचिए ना, सपना ही तो दिखाते हैं ना कि भाई तुझे अनलिमिटेड इनकम आएगा, भाई तुझे 20,000 25,000 एक्स्ट्रा इनकम आएगा, मैडम आप कीजिए, आपके पास घर बैठे इतना इनकम आएगा, आप घर बैठे अपनी पहचान बना सकते हैं, आपका ये सपना पूरा हो सकता है, आप ये गाड़ी ले सकते हैं, आप ये घड़ी खरीद सकते हैं, आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं, अपने पैसे से खरीद सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम सामने वाले को सपना ही तो जगा रहे हैं ना। और अगर हम सपना जगा रहे हैं तो किसी का सपना जगाने का अधिकार हमें तब तक नहीं है जब तक हम उसे पूरा करने के लिए कमिटमेंट ले, और खुद हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगर सपना जगाए हैं तो उसको पूरा करें। तो आपको लीडर क्रिएट करना होगा, यानी कि लीडर क्रिएट करने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वाइटल अचीवर को क्रिएट करना होगा अपने टीम में।
और वाइटल अचीवर बनाने के लिए आप जी जान लगा दीजिए, चाहे बिगिनर हो स्टार्टर हो, और उसको पूरा फुल सपोर्ट दीजिए, उनको सब कुछ बताइए, प्लान कैसे दिखाना है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, काम कैसे करना है, क्या दिक्कत आ रही है, पर्सनली फोन करके पूछते रहिए क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, हम करेंगे उस चीज को सॉल्व। तो उस तरीके से आपको वो सपोर्ट देना चाहिए। आपकी टीम में इस तरीके से बिजनेस बढ़ते रहना चाहिए। स्टार्टर है तो उसको, बिगनर है तो स्टार्टर बनाइए, स्टार्टर है तो ओपनर बनाइए, ओपनर है तो ईगल बनाइए, इस तरीके से बनाइए। अगर किसी को आप टारगेट देते हैं कि तुम्हें 40,000 का बिजनेस करना है, तो उसके पीछे लग जाइए कि भाई 10 तारीख हो गया कितना बिजनेस हुआ, 20 हुआ कितना बिजनेस हुआ, 30 तारीख हो गया कितना बिजनेस हुआ। मतलब कि उस आदमी को ऐसा फील होना चाहिए कि आप है ना उससे ज्यादा चिंतित है, उस आदमी से ज्यादा चिंतित है उसकी सफलता के लिए। इस तरीके से आपको उन्हें सपोर्ट देना है, उसको सिखाना है, उसको समझाना है, विजन को क्लियर करना है और लगातार सपोर्ट देके उसको कम से कम आप अगर स्टार अचीवर भी बना देते हैं ना, यहाँ तक आप सपोर्ट कीजिए अच्छे से। स्टार अचीवर आप उनको बनाइए और स्टार अचीवर बनाते बनाते आप उन्हें उतना ट्रेन कर दीजिए, इतना ट्रेन कर दीजिए, इतना ट्रेन कर दीजिए कि उसके बाद वो अपना पूरा टीम संभाल ले, अपना ए टीम, बी टीम, सी टीम, जो भी टीम है सब टीम संभाल ले और सारी टीम संभाल के वो अपने आप को एक लीडर साबित कर सके। तब तक आपको सपोर्ट करना है। तो इतना पूरा का पूरा काम आपको करना है। बनो वाइटल, बनाओ वाइटल पे काम करना है। और मेरी जो पर्ल से स्टार पर्ल की जर्नी थी वो इसी पे पूरा का पूरा बेस थी। जब मेरा 5 लाख का बिजनेस हो गया था, जब इस तरीके से मैं बिजनेस कर रही थी, तो अगर दूसरा एग्जांपल लूं, इस टाइम में जब मेरा 5 लाख का बिजनेस हो गया था, तो बहुत सारे लोग थे जिनका 5 लाख का बिजनेस, 4 लाख का बिजनेस, 3.5 लाख का बिजनेस हो गया था। तो मैंने ये लिस्ट बनाई थी और जिसका 3.5 लाख का बिजनेस हो गया था, सबको मैंने फोन करना स्टार्ट कर दिया था और सबको स्टार्टअप मैंने करवाया था। और इस तरीके से मैंने बहुत सारे ब्रांच ओपन की थी और बहुत सारे वाइटल अचीवर मैंने बनाए थे और उससे मेरा बिजनेस लगभग कंपाउंडिंग इफेक्ट हुआ और 5 लाख से सीधे 10 लाख का बिजनेस मैंने कर लिया था। और ये दिसंबर में मेरा हुआ था ये 5 लाख का बिजनेस और अगले साल सितंबर में मैंने 10 लाख का बिजनेस कर लिया था। बस इसी ट्रिक से कि बनो वाइटल, बनाओ वाइटल पे काम करना है, क्योंकि आप अकेले 5 से 10 लाख का बिजनेस नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आपके साथ अगर कुछ लोग जुड़ जाए, आप कुछ लोगों को लीडर बना दे तो फिर आराम से हो जाता है। तो इस तरीके से काम करती हूँ मैं। तो चलिए आज की मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन 2 चीज मैं आपको और बता देती हूँ, अगर टाइम अलाउ करता है तो। मैं एक बार टाइम देख लेती हूँ, टाइम तो हो गया है, बट एक बार दुर्गेश जी से पूछ, 2 स्लाइड से दिखा दूं, चलेगा? ओके हाँ, तो 2 टॉपिक बस बचा हुआ है, 2 टॉपिक नहीं, बस एक टॉपिक बचा हुआ है कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं। देखिए ऑनलाइन बिजनेस में है ना कुछ छोटे छोटे ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ। ऑनलाइन बिजनेस आपको कैसे करना, ऑनलाइन बिजनेस में कुछ चीजें जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं 3-4 चीजों से बिजनेस करती हूँ। एक तो मैं यूट्यूब के थ्रू बिजनेस करती हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू बिजनेस करती हूँ, इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस करती हूँ, फेसबुक के थ्रू बिजनेस करती हूँ। ये चार प्लेटफॉर्म मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। अब देखिए, अब जब आप होते हैं, सोशल मीडिया जो है अक्सर हमें इस्तेमाल कर रहा है, हम फेसबुक खोले हुए हैं, देखे जा रहे हैं और हम अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन आज का टाइम सोशल मीडिया का हमें यूज करने का नहीं है, बल्कि हम सोशल मीडिया को कैसे यूज करें और उसको कैसे यूज करके हम उससे पैसा कमाएं, ये महत्वपूर्ण है। उसमें पहली चीज आती है, अगर आप सोशल मीडिया से बिजनेस करना चाहते हैं तो पहली चीज आती है, वो आती है कि सोशल मीडिया पे आपका पिक्चर कैसा बन रहा है, आपकी प्रोफाइलिंग कैसी है। कुछ लोग होते हैं जिसको मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया पे वो कुछ भी शेयर कर देते हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी शेयर कर रहे हैं, कभी मोदी जी को गाली दे रहे हैं, कभी राहुल जी को गाली दे रहे हैं, कभी इसको गाली दे रहे हैं, कभी उसको गाली दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये सब करना बंद कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको मतलब राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं रहना है, आपको एक्टिव रहना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में हो और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मोदी वाले लोग भी चाहिए, मतलब जो मोदी को सपोर्ट करते हैं उनको भी, वो भी लोग चाहिए, मोदी जी के सपोर्टर भी चाहिए और राहुल जी के सपोर्टर भी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, हमें दोनों लोगों की जरूरत है बिजनेस को करने में, क्योंकि दोनों लोग आसम का नमक खा सकते हैं। तो अगर आप एक बार उसको गाली देंगे तो वो उदास होंगे, इसको गाली देंगे तो वो उदास होंगे, तो कभी भी ये मतभेद क्रिएट मत कीजिए। ये मैं अभी के सिचुएशन को ध्यान में रख के बोल रही हूँ। कभी भी ज्यादा नेगेटिव पोस्ट शेयर मत कीजिए, अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कीजिए कि मुझे यही चीज शेयर करना है, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा इंस्पिरेशन, थोड़ा बिजनेस की बातें, थोड़ा बिजनेस में आपका जो ग्रोथ हो रहा है, ये सब आपको शेयर करना है। अगर आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल को देखेंगे या इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखेंगे तो आपको कहीं भी कुछ उल्टा पुल्टा नहीं मिलेगा, आपको वही मिलेगा जो मेरे बिजनेस के लिए जरूरत है। मैंने इस तरीके से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करके रखा है, बिजनेस, मोटिवेशन
और उसी के आसपास चीजें घूमती रहती है, उसी के आसपास चीजें घूमती रहती है। कभी भी मैं ना ज्यादा पर्सनल पोस्ट शेयर करती हूँ, ना ही कभी बाहर की ज्यादा पोस्ट शेयर करती हूँ। मेरा जो राजनीतिक विचार है वो मैं अपने तक रखूंगी, वो मैं पर्सनली करूंगी, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है वो सब हम खुद कर लेंगे। या कभी डिस्कशन करना है तो कुछ आसपास के लोगों से फेस टू फेस डिस्कशन कर लिया, बात खत्म है। लेकिन अगर आप उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर आपकी फेस वैल्यू खराब होगी, कुछ लोगों से मतभेद होगा, तो ये मत कीजिए। तो पहला चीज, अपनी प्रोफाइल को अच्छा कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई आता है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद वो अपने ईंट के घर में नहीं रहता, वो शीशे के घर में रहता है। क्योंकि आपको लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हो, लोग आपको देख रहे होते हैं, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, ये सब कुछ ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपको अपनी प्रोफाइलिंग बहुत मस्त रखनी है, तभी लोग आपसे आके जुड़ेंगे। एक टाइम था लोग ऐसे ही जुड़ जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, विजन को समझ रहे हैं, फ्यूचर को समझ रहे हैं। तो लोग सोच समझ के लोगों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, उसी लोगों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं जो लोग उसके साथ, उसकी सफलता में हाथ से हाथ बढ़ा के काम करेंगे, कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे, उसी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो आपको अपनी प्रोफाइलिंग बेस्ट रखनी है ताकि लोग आपके साथ जुड़े, लोग आपको कांटेक्ट करें, वहां पे आप शेयर कीजिए उस तरीके से। दूसरी चीज होती है कि अभी सबसे ज्यादा बिजनेस तो मैं करती हूँ व्हाट्सएप से करती हूँ। व्हाट्सएप इजी रहता है क्योंकि व्हाट्सएप में अगर आप देखेंगे, पहली चीज, व्हाट्सएप में ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिस ग्रुप में आप ज्वाइन तो हैं लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को आप नहीं जानते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, एक व्हाट्सएप ग्रुप में 256 लोगों को ऐड किया जाता है मैक्सिमम। अगर मैं मानती हूँ कि 256 लोगों का अगर आप ग्रुप में है, या मान लीजिए 100 लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में है, मतलब कि एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें कि 100 लोग ज्वाइन है। तो अगर उसमें 100 लोग हैं, उस 100 में से एक तो आप खुद ही हैं, तो बाकी कितने बचे? 99। अब जरा सा सोचिए, क्या 99 लोग जो हैं, क्या वो सब आश्रम में हैं? क्या उसमें से कुछ लोग आ सकते हैं? क्या उसमें से कुछ लोगों को अप्रोच किया जा सकता है? तो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक, आ तो सकते हैं। लेकिन गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि हम लोग व्हाट्सएप में उसी ग्रुप में जाके आरसीएम का सब कुछ शेयर करने लगते हैं। लेकिन आप जरा खुद सोचिए, आप खुद कितने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में कितनी सारी चीजें आती होंगी, और क्या आप सब चीजों को सीरियसली देखते हैं? नहीं देखते। और अगर देखते भी है तो लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सनल तो आया नहीं है। मैं क्या करती हूँ, उस व्हाट्सएप ग्रुप को खोलती हूँ, एक एक आदमी के नंबर को निकालती हूँ, उस नंबर पे मैं उनको मैसेज करती हूँ कि मेरा नाम ये है, मैं ये करती हूँ, आश्रम करती हूँ, इस तरीके से मेरा बिजनेस है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बस एक बार मैसेज करें, मैं खुद आपको कॉल करूंगी। और ऐसे करके जब आप मैसेज करेंगे तो रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा। लोग वहां पे, मैं अपना यूट्यूब का लिंक भी दे देती हूँ, फेसबुक का भी लिंक दे देती हूँ, ताकि लोग देखें कि हाँ मैं जेन्युइन हूँ। क्योंकि वो तो अनजान लोग हैं, मुझे तो नहीं जानते, तो वो कैसे पहचाने कि हाँ मैं जेन्युइन हूँ? तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे, वहां पे पोस्ट वगैरह देखेंगे कि हाँ सच में जेन्युइन है, तो फिर वो रिप्लाई करेंगे, और इस तरीके से मैं काम करती हूँ। ये सब छोटी छोटी ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आप किसी का रिप्लाई आ गया कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उससे कैसे बात करनी है, किस तरीके से फॉलो अप करना है, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये सब अगर आपको सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से शेयर किया है। यहाँ पे ज्यादा टाइम हो जाएगा इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो व्हाट्सएप से इस तरीके से आप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप में अगर कोई ना भी बोल दे कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो भी आप उसके नंबर को सेव कर ले। तो क्या फायदा होगा? अगर आपने उसका नंबर को सेव कर लिया है तो आपके स्टेटस को वो देख पाएगा, और आपके स्टेटस में बार बार आरसीएम का मीटिंग, आरसीएम का सेमिनार, आरसीएम का ये वो लगा रहेगा। आपका जो मंथली स्टेटमेंट होता है वो अगर आपने लगाया, तो ये आपका साइलेंट फॉलोअप का काम करता है। आप फॉलोअप नहीं कर रहे, पर आपका स्टेटस जो है वो उसको फॉलोअप कर रहा है। वो बार बार उसके दिमाग में आरसीएम जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक ना एक दिन ज्वाइनिंग वो कर सकता है। यही कल रात को मेरे साथ हुआ। मैं एक आदमी को जनवरी में प्लान दिखाई थी, उस आदमी ने मना कर दिया था, और कुछ कारण होंगे जो उन्होंने मना किया था, लेकिन मैं उनके नंबर को सेव करके रखी थी। तो उन्होंने मेरे स्टेटस को, कल के स्टेटस को देखा, और वही पिक्चर जो आपको दुर्गेश जी ने दिखाई, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी, वही पिक्चर मैंने स्टेटस में लगाया, तो उन्होंने रिप्लाई किया, और रात को 1 बजे मैंने उनकी ज्वाइनिंग की। बहुत काम आता है ये सब चीजें, ये छोटी छोटी ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अच्छे से यूटिलाइज कीजिए व्हाट्सएप का, फेसबुक का। आपका इस्तेमाल फेसबुक व्हाट्सएप कर रहा है, आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, लेकिन अब आपको सीखना है कि आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये हो गया थोड़ा सा ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। और लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए बस ऐसे ही नहीं होता है कि आप किसी को फोन कर रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं। इससे भी इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है। आप जिसको फोन कर रहे हैं, आपको क्या पता वो आपसे ज्यादा नॉलेज वाला होगा, लेकिन आपसे ज्यादा नॉलेज वाले को आप तभी समझा पाएंगे जब आपको आरसीएम की प्रॉपर नॉलेज होगी। और आरसीएम की प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए आप सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जूम की मीटिंग को अटेंड कीजिए। यूट्यूब के जो हमारे यूएस का चैनल है उसके सारे मीटिंग को आप देखिए। आपकी टीम के जितने भी मीटिंग होती है आप देखिए ही देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज के टाइम पे मेरे पास कोई भी लिंक आता है, चाहे किसी स्टार पिन अचीवर का ही क्यों ना आए, उस लिंक पे मैं क्लिक करके ज्वाइन करके मैं देखती हूँ कि वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि वैसा हो सकता है कि कोई ना कोई एक चीज तो वो बताएंगे जो शायद मैं नहीं जानती होंगी, तो मुझे वो एक चीज सीखने को मिल जाएगा और मैं उस लिंक को ज्वाइन करके मैं मीटिंग को सुनती हूँ। यानी कि हमें सीखने वाला एटीट्यूड रखना है। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा ग्रो करेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे उतनी ज्यादा हमारी पर्सनालिटी को डेवलप होगी। और आज के टाइम पे मान लीजिए आप काम वाम करके रॉयल्टी अचीवर बन भी गए, अपलाइन का बहुत सपोर्ट रहा, टीम मिल गई, सब कुछ मिल गया, ठीक है, लेकिन जब आप रॉयल्टी अचीवर बन गए, कल जाके अगर आपको जूम मीटिंग लेनी पड़ी और अगर आप सही तरीके से नहीं सीखे तो फिर तो कर नहीं पाएंगे ना, आपकी पर्सनालिटी नहीं बन पाएगी, आप पूरे इंडिया में छा नहीं पाएंगे, तो फिर क्या फायदा। तो इसलिए जूम मीटिंग अटेंड जरूर करें, इसके महत्व को समझे। फेसबुक करना इजी होता है, हमारा माइंड बहुत इजीली वहां चला जाता है। जूम मीटिंग थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन अपने दिमाग को उस डायरेक्शन में अगर आप देंगे तो आपका दिमाग उस तरीके से डेवलप करेगा और आप एक सही इंसान बन पाएंगे और आपको खुद पे गर्व होगा, यस मैंने अपने आप को इस तरीके से डेवलप करा है। तो ये पूरा का पूरा ऑनलाइन मार्केटिंग का है, ज्यादा यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, वहां से आप ले सकते हैं। और एक पिक्चर जो सर ने आपको दिखाई थी, यहाँ पे मैं आपको दो चीजें मेंशन करना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए, ये आपको पीछे में ये वाला किराना दुकान सब दिख रहा होगा, छोटा सा किराना दुकान था यहाँ पे, और यहीं पे छोटा सा जगह बना के मैंने आश्रम का यहाँ पे देखिए सामान सब डाल के स्टार्ट करा था। और यहाँ पे ये सर जो दिख रहे हैं, ये सर मेरे अपलाइन है, मोहन प्रसाद सर, और इन्होंने मुझ में वो देखा था जो शायद मैं भी खुद में नहीं देख पाई थी। मुझे याद है कि मतलब उस टाइम पे पता नहीं, मतलब मुझे खुद आज आश्चर्य होता है कि सर ने कैसे जान लिया था कि लड़की आर्ट्स करेगी। यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, ये मैं हूँ, उनको पता नहीं क्यों लगा था कि मैं आर्ट्स करूंगी, बट उन्होंने इस चीज को देखा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और अपलाइन, वही मैं बोलती हूँ कि अपलाइन को है ना, आपकी सफलता की चिंता आपसे ज्यादा होती है, इसलिए अपलाइन को, अपलाइन मतलब अपलाइन पे भरोसा रखिए और उसके जो कहते हैं उस पर भरोसा करके आप काम कीजिए। तो मेरी अपलाइन ने किसी तरीके से जुगाड़ उगाड़ करके बहुत कम पूंजी में, हमारे पास उतना अभी तभी पैसे नहीं थे कि हम सही तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर पाए, तो बहुत कम पूंजी में, मुझे लगता है कि बस 40-50 हजार रुपये हमने लगाए थे और 40-50 हजार रुपये में सर ने हमें पीयूसी दिलवाया था और ये पीयूसी हमने स्टार्ट करी थी और किराना दुकान के साथ स्टार्ट करी थी और धीरे 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 काम करते गए और करते करते आज देखिए वही दुकान इस रूप में है। अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता, बस ये सोचिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, मैं पढ़ाई के साथ कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो टीचर हैं, जो किराना दुकान वाले हैं, जो भी लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप जरा सा सोचिए कि मैं जब स्टार्ट करी थी तो मेरी एज 18-19 साल की थी। 18-19 साल की लड़की कितने लड़कों को जानती है, कितने लड़कियों को जानती है, कितने लोगों को जानती है, नहीं जानती ना। मेरा तभी कोई नेटवर्क था ही नहीं, मैं किसी को जानती ही नहीं थी, मैं किसको प्लान दिखाऊं ये भी नहीं पता था मुझे। अगर उस सिचुएशन में मैं कर सकती हूँ तो आप तो कितने लोगों को जानते हैं, आप कितने ज्यादा लोगों को जानते हैं, कितना ज्यादा नेटवर्क है, आपकी बात कितने लोगों को कितने लोग मानेंगे, तो आप तो मुझसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, आप तो मुझसे ज्यादा जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। कीजिए, समझ के सीखिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप किराना दुकान कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज्यादा अवसर है, उस किराना दुकान के साथ साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और साथ में आपके पास जो अपलाइन है, इतनी शानदार लाइन ऑफ स्पॉन्सर है आपके पास, फिर क्यों आप चिंता करते हैं। आपके पास दुर्गेश जी हैं, तंवर सिंह जी हैं, कैलाश जी हैं, आपके पास जगदीश चंद्र सर जी हैं, आपके पास आपके इमरोल्ड अचीवर सर हैं जो रेहरू राज शर्मा सर हैं, इतने बड़े बड़े अचीवर्स आपके साथ है, फिर किस बात की आपको दिक्कत है। और साथ में महिला सशक्तिकरण की जो मिसाल है, सुधा मैम आपके साथ है, वो लगातार मीटिंग देती है आपको। इतना सोचे कि मतलब इतना घर का काम होता है बट स्टिल वो समय निकाल के अपनी रॉयल्टी को मेंटेन की और रॉयल्टी को मेंटेन करते हुए वो आपकी कामयाबी के लिए लगातार 2 दिन हफ्ते में आपको मीटिंग देती है। तो थोड़ा सा आपको समझिए कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है आपके टीम के लिए।
तो सब कुछ को लेके आइए, साथ में काम कीजिए, साथ में ग्रो कीजिए। थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि लर्न टुगेदर अर्न टुगेदर, साथ में सीखते हैं, साथ में पैसा कमाते हैं। थैंक यू सो मच।